के हाथ में जो स्मार्टफोन है वो एक मैजिक वॉन्ड है। एक तरफ इट कनेक्ट्स यू टू द होल वर्ल्ड, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, फ्रेंड्स, सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ वही मैजिक वॉन्ड सीक्रेटली आपकी डीपेस्ट डिजायर्स और फियर्स को समझ रहा है। थोड़ा क्रीपी है ना? ये है आज का मॉडर्न डिलेमा, जहां कन्वीनियंस और कंट्रोल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज हम इसी डबल एज सॉर्ड को और इस जैसे कई कॉम्प्लेक्स एथिकल क्वेश्चंस को अनपैक करने वाले हैं। सो इफ यू रेडी फॉर अ रियली डीप डिस्कशन, जल्दी से हिट दैट सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें और कमेंट सेक्शन में लिख दें रेडी टू डाइव। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल। वेलकम एवरीवन। आज हमारा पूरा फोकस है अप्लाइड एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल गवर्नेंस पर। और ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं है, ये कोर चैलेंजेस हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हर रोज फेस करते हैं। हम यूपीएससी मेंस के पिछले सालों के 6 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे और उन्हें डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे। अच्छा, तो आज का हमारा लर्निंग मैप क्या है? हाउ वी गोना ट्रैवल थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ एथिक्स? ग्रेट क्वेश्चन। मैप बिल्कुल सेट है। सबसे पहले हम सोशल मीडिया के एथिकल डायलेमास को टैकल करेंगे, फिर हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन बॉर्डर एरियाज और नेशनल सिक्योरिटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को नेविगेट करेंगे। उसके बाद वी विल क्रिटिकली एग्जामिन द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड है या फो? इंटरेस्टिंग। क्या है वो जानेंगे। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पर अपनी एथिकल कॉम्पिटेंस को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। इट्स अ पैक्ड जर्नी, तो चलो शुरू करते हैं। Awesome. Let's dive straight into the first question. ये है from Ethics Theory 2025 for 10 marks. Question है, in the present digital age, social media has revolutionized our way of communication and interaction. However, it has raised several ethical issues and challenges. Describe the key ethical dilemmas in this regard. Broad micro theme, social media, a double-edged sword. एग्जैक्टली ऐसे का इंट्रोडक्शन आते ही इसकी ड्यूअलिटी को एक्नॉलेज करना चाहिए। आप शुरू कर सकते हैं ये कहकर कि सोशल मीडिया कनेक्शन और एम्पावरमेंट के लिए एक पावरफुल टूल तो है, लेकिन इसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच की लाइंस को फंडामेंटली ब्लर कर दिया है। ये जो ब्लरिंग है, यही सारे एथिकल डिलेमास की जड़ है। हमारे सोशल इंटरेक्शन का पूरा फैब्रिक बदल गया है और पुरानी दुनिया के रूल्स यहाँ आके थोड़े फेल हो जाते हैं। That's a powerful start. तो जब क्वेश्चन की एथिकल डिलेमास के बारे में पूछता है, तो बॉडी में हमें कितने पॉइंट्स डिस्कस करने चाहिए फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट? 4? 5? एक्सीलेंट क्वेश्चन ऑन स्ट्रक्चरिंग। देखिए, एक 10 मार्क क्वेश्चन के लिए 4 वेल एक्सप्लेन्ड डिलेमास विद सॉलिड एग्जांपल्स पर फोकस करना सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इसे डेप्थ दिखती है, सुपरफिशियल नहीं लगता। चलिए पहला वाला ब्रेकडाउन करते हैं, जो शायद सबसे विजिबल डिलेमा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस हेट स्पीच एंड मिस इन्फॉर्मेशन। राइट। एक तरफ फ्री स्पीच एक फंडामेंटल राइट है, डेमोक्रेसी का बेडरॉक, पर दूसरी तरफ एक अर्जेंट क्रिटिकल नीड है टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ हेट स्पीच और फेक न्यूज, जिससे रियल वर्ल्ड वायलेंस हो सकता है। एग्जैक्टली। बैलेंस कैसे बनाए? एक क्लासिक एग्जाम्पल है अ फ्लड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन जो हमने पैंडेमिक के टाइम देखा, स्पेशली कोविड-19 वैक्सीन रूमर्स को लेकर। ये सिर्फ हार्मलेस बातें नहीं थी, इसके रियल वर्ल्ड पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस थे। ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो आंसर में डिलेमा एक्सप्लेन करने के बाद क्या मुझे तुरंत एग्जाम्पल देना चाहिए टू मेक द पॉइंट स्ट्रॉन्गर? एब्सोल्युटली। स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्टेट द डिलेमा, उसे एक लाइन में एक्सप्लेन करें और फिर इमीडिएटली एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दें। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आप थ्योरी को प्रैक्टिस से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप बताइए, यहाँ प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो सब कुछ डिलीट तो नहीं कर सकते ना? राइट। तो मेरा क्रॉस क्वेश्चन होगा, शुड प्लेटफॉर्म्स बिकम द अल्टीमेट सेंसर्स ऑफ द इंटरनेट? ये थोड़ा ऑथोरिटेरियन साउंड करता है। इट्स एक्सट्रीमली ट्रिकी, और यही तो कोर एथिकल प्रॉब्लम है। ज्यादा सेंसरशिप डेफिनेटली फ्री स्पीच को स्टाइफल कर सकती है, लेजिटिमेट डिसेंट को दबा सकती है, लेकिन कोई एक्शन ना लेने से रियल वर्ल्ड हार्म हो सकता है। तो द एथिकल वे फॉरवर्ड, और जो आपको अपने आंसर में लिखना चाहिए, वो है कि प्लेटफॉर्म्स को बहुत क्लियर, ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंटली अप्लाइड पॉलिसीज डेवलप करनी होंगी। प्रोसेस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आउटकम। ओके, समझ गया। लेट्स मूव टू द सेकंड डायलेमा। द सेकंड डायलेमा, प्राइवेसी वर्सेस सर्वेलेंस। हम सब अपना पर्सनल डेटा फ्रीली शेयर करते हैं, हमारी लोकेशन, हमारे लाइक्स, हमारे फ्रेंड्स, लेकिन प्लेटफॉर्म्स और गवर्नमेंट्स इसे सर्वेलेंस, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग या पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग के लिए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है द कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा स्कैंडल, जहां मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स का डेटा उनकी कंसेंट के बिना पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए हार्वेस्ट किया गया था। दैट स्कैंडल वाज अ मैसिव वेकअप कॉल। तो एक फॉलोअप क्वेश्चन आंसर के लिए हो सकता है, एक एवरेज यूजर इस सिनेरियो में अपनी प्राइवेसी कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? ऐसा लगता है जैसे कोई कंट्रोल ही नहीं है। बहुत रेलेवेंट पॉइंट है। एक कंप्लीट आंसर के लिए आप एक 2-pronged अप्रोच सजेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर यूजर्स ऐप परमिशंस और डेटा शेयरिंग सेटिंग्स को लेकर ज्यादा माइंडफुल हो सकते हैं, लेकिन असली सिस्टेमिक सोल्यूशन आता है स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज से, जैसे यूरोप में जीडीपीआर है या इंडिया का डिजिटल पर्सनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी। तो सोल्यूशन है पर्सनल विजिलेंस प्लस रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क्स।
गॉट इट। तो 2 डायलेमास हो गए, व्हाट्स द थर्ड वन? थर्ड वाला थोड़ा सटल है बट इनक्रेडिबली पावरफुल। ट्रांसपेरेंसी वर्सेस मैनिपुलेशन। प्लेटफॉर्म्स एक न्यूट्रल होने की इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। हाँ, जैसे कि वो सिर्फ एक मीडियम है, राइट। लेकिन रियलिटी में उनके एल्गोरिदम्स हमारे बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि हम ऐप पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। एग्जाम्पल्स हर जगह हैं, फ्रॉम दी एंडलेसली स्क्रॉलिंग एडिक्टिव एल्गोरिदम्स ऑफ इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक टू यूट्यूब्स रिकमेंडेशन इंजन। वो आपको वो नहीं दिखा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको वो दिखा रहे हैं जो आपको देखते रहने पर मजबूर करेगा। ये तो काफी फैसिनेटिंग है। इसे मैं आंसर में कैसे फ्रेज करूं टू हाईलाइट द एथिकल प्रॉब्लम स्पेसिफिकली? प्रॉब्लम एल्गोरिदम है या उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी की कमी? यू हिट द नेल ऑन द हेड। द एथिकल इशू इज द डिसेप्शन। तो आपको इसे इस तरह फ्रेज करना चाहिए। The ethical dilemma arises from a fundamental conflict between the platform's claimed neutrality and its actual business model, which relies on opaque algorithms to manipulate user behavior for commercial gain. इससे पता चलता है कि आप core ethical tension को समझते हैं। परफेक्ट। और चौथा की डायलेमा? यह सबको एक साथ जोड़ता है। Profit motive versus social responsibility. End of the day, ये businesses हैं। उनके लिए यूजर एंगेजमेंट और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू अक्सर उनके यूजर्स की मेंटल हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इसे यंग पीपल में बढ़ते एंजाइटी, डिप्रेशन और बॉडी इमेज इश्यूज के केसेस में देखते हैं, जो सोशल मीडिया ओवरयूज से स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। यहीं पर आप एको चेम्बर्स जैसी डीपर इश्यूज भी ला सकते हैं, जहां एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जिससे आप अग्री करते हैं। बिल्कुल। और साथ में थ्रेट ऑफ डीफेक्स। ओके, 4 सॉलिड पॉइंट्स। कंक्लूजन को इंपैक्टफुल और फॉरवर्ड लुकिंग बनाने के लिए कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन सिर्फ समराइज नहीं करता, वो सोल्यूशन ऑफर करता है। आपको लिखना चाहिए कि इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की जरूरत है। इसका मतलब है अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन, टेक कंपनीज की तरफ से एथिकल एआई डेवलपमेंट का कमिटमेंट और यूजर्स को एम्पावर करने के लिए डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव्स पर एक स्ट्रॉन्ग पुश। ये सबकी मिलकर सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम है। इन शॉर्ट, द टूल ऑफ कनेक्शन हैज बिकम अ टूल ऑफ कंट्रोल, और सिर्फ एक यूनाइटेड एफर्ट ही हमारी डिजिटल फ्रीडम को रिक्लेम कर सकता है। Exactly. Now pause and practice saying. The 4 key ethical dilemmas of social media are 1. Freedom of expression versus hate speech, जैसे COVID misinformation. 2. Privacy versus surveillance, जैसे Cambridge Analytica scandal. 3. Transparency versus manipulation through addictive algorithms. And 4. Profit motive versus social responsibility, जो mental health को impact करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी एथिक्स थ्योरी 2025 से है, फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चन है, कीपिंग द नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड, एग्जामिन द एथिकल डायलेमास रिलेटेड टू कंट्रोवर्सीज ओवर एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज इन द कंट्री। ब्रॉड माइक्रो थीम, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, द एथिकल टाइट-रोप। ये एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज है। यहाँ इंट्रोडक्शन को स्टेज बिल्कुल परफेक्टली सेट करना होगा। आपको स्टेट करना चाहिए कि इंडिया के बॉर्डर एरियाज जैसे हिमालयाज डुअल सेंसिटिविटी के जोन्स हैं। वो इकोलॉजिकली फ्रैजाइल है बट ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली क्रूशल। इसलिए रोड्स या गैम्स जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी के इम्पेरेटिव और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन की ड्यूटी के बीच एक डायरेक्ट एथिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। दैट सेट्स द कॉन्टेक्स्ट ब्यूटीफुली। बॉडी के लिए चलिए डायलेमास को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला और सबसे डायरेक्ट वाला क्या है? पहला है द सिक्योरिटी वर्सेस सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट। एक प्राइम एग्जांपल है चार धाम रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। गवर्नमेंट आर्ग्यू करती है कि वाइडर रोड्स बॉर्डर तक क्विक मिलिट्री मोबिलाइजेशन के लिए एसेंशियल है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट्स पॉइंट आउट करते हैं कि ये मैसिव कंस्ट्रक्शन फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहा है, जिससे लैंडस्लाइड्स और हैबिटेट लॉस हो रहा है। तो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सेस को सीधे सीधे इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के अगेंस्ट पिट किया जा रहा है। आंसर में मैं ये कैसे इंश्योर करूं कि ये पॉइंट एथिकल डिलेमा को एम्फसाइज करे और सिर्फ एक सिंपल डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट डिबेट जैसा ना लगे? एक्सीलेंट पॉइंट। आपको नेशनल सिक्योरिटी फ्रेज को कॉन्स्टेंटली यूज करना होगा। इसे सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरह नहीं बल्कि सॉवरेनिटी और डिफेंस के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव की तरह फ्रेम करें। इससे स्टेक्स बढ़ जाते हैं। एथिकल क्वेश्चन फिर ये बनता है, टू व्हाट एक्सटेंट इज इट मॉरली जस्टिफाइबल टू सैक्रिफाइस लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी फॉर इमीडिएट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज? मॉरल जस्टिफिकेशन और स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव जैसे शब्दों का इस्तेमाल आंसर को एलिवेट करता है। गॉट इट। नेक्स्ट एथिकल डिमेंशन क्या है जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? सेकेंड एक बहुत ही गहरा इशू है, इंटरजेनरेशनल जस्टिस। यहाँ आप डेप्थ दिखाने के लिए एक फिलोसोफर को ला सकते हैं। इमैनुअल कांट के कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को यूज करके हम पूछ सकते हैं, क्या हम इस तरह एक्ट कर रहे हैं जो एक यूनिवर्सल लॉ बन सकता है? क्या हम आज की इमीडिएट सिक्योरिटी नीड्स के लिए फ्यूचर जनरेशंस के राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट को परमानेंटली डैमेज कर रहे हैं? उनकी कंसेंट के बिना? एग्जैक्टली। हम उनके लिए एक इरिवर्सिबल चॉइस बना रहे हैं विदाउट देयर कंसेंट।
ये एक प्रोफाउंड एथिकल प्रॉब्लम है। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। सोर्स में कॉन्सिक्वेंशलिस्ट और डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के बीच एक टेंशन का भी जिक्र है। उसे मैं आंसर में आसान शब्दों में कैसे समझा सकता हूँ? आप इसे थॉट प्रोसेसेस का कॉन्फ्लिक्ट आकर उस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। एक कॉन्सिक्वेंशलिस्ट या यूटिलिटेरियन अप्रोच आउटकम पर फोकस करता है। वो शायद आर्ग्यू करेगा कि अगर एक प्रोजेक्ट मिलियंस के लिए देश को सिक्योर करता है तो थोड़ा एनवायरमेंटल लॉस ग्रेटर गुड के लिए एक एक्सेप्टेबल प्राइस है। द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, एक तरह से। सही। लेकिन एक डिओंटोलॉजिकल या ड्यूटी बेस्ड अप्रोच आर्ग्यू करेगा कि नेचर को प्रोटेक्ट करना हमारी एब्सोल्यूट ड्यूटी है। एक डिओंटोलॉजिस्ट के लिए एक इकोसिस्टम को इरिवर्सिबल हार्म पहुंचाना गलत है, फुल स्टॉप, चाहे फायदे कुछ भी हो। तो एक व्यू रिजल्ट पर फोकस करता है, दूसरा मॉरल ड्यूटी पर। ओके, दैट क्लैरिफाइज इट। आंसर में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और इंडिजिनस राइट्स को भी एड्रेस करना है। वो कैसे फिट होता है? ये एक क्रूशल पीपल सेंट्रिक एंगल है। आपको आर्ग्यू करना चाहिए कि अक्सर इन हाई स्टेक्स नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में लोकल और इंडिजिनस कम्युनिटी से कंसल्ट नहीं किया जाता, जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है। उनके घर डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनकी सेक्रेड लैंड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये एक पावरफुल एथिकल क्वेश्चन उठाता है। हम किसकी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं अगर उन बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग ही और इनसिक्योर हो रहे हैं? तो इन हेवी डिलेमास को आउटलाइन करने के बाद आंसर को एक रास्ता दिखाना जरूरी है ना? सिर्फ इट्स कॉम्प्लिकेटेड से काम नहीं चलेगा। क्या सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं? एक बैलेंस्ड सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दिखाना चाहिए। पहले मेंशन करें स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट, पूरे रीजन की इकोलॉजी को देखना, सिर्फ एक प्रोजेक्ट को नहीं। दूसरा, सजेस्ट करें अडेप्टिव मैनेजमेंट अप्रोचेस। इसे लेगो ब्लॉक से बिल्डिंग करने जैसा समझें, कॉन्क्रीट से नहीं। अच्छा। इसका मतलब है प्रोजेक्ट्स को फ्लेक्सिबल डिजाइन करना, ताकि अगर हमें कोई अनफोर्सीन एनवायरमेंटल डैमेज दिखे तो उसे रिवर्स भी किया जा सके। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है साउथ कोरिया का DMZ कंजर्वेशन। कूल ना? बहुत कूल। और फाइनली, आपको जेन्युइन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट जरूर मेंशन करना चाहिए, जिसमें मिलिट्री एक्सपर्ट्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स और लोकल कम्युनिटीज सब एक ही टेबल पर हों। तो आया कंक्लूजन इन सबको एक साथ टाई करेगा? एक पावरफुल कंक्लूडिंग लाइन क्या हो सकती है? एक बेहतरीन कंक्लूजन दो अपोजिंग फोर्सेस को सिंथेसाइज करेगा। आप लिख सकते हैं, Ultimately, ethical governance in this domain must find a balance between the strategic wisdom of Chanakya's Arthashastra and the environmental consciousness of the Chipko movement, creating a model of sustainable security for a 21st century India. In short, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करना हमारी जमीन को डिस्ट्रॉय करके या हमारे लोगों को डिस्प्लेस करके नहीं हो सकता। एक सस्टेनेबल बैलेंस ही आगे का एथिकल रास्ता है। Perfectly put. Now let's do a quick rehearsal. Pause and practice saying, the ethical dilemmas in border areas include the conflict between national security and sustainability, the question of intergenerational justice, and the violation of democratic and indigenous rights. Fantastic. Let's move to our third question from Ethics Theory 2024, 10 marks. Question. The application of artificial intelligence as a dependable source of input for administrative rational decision-making is a debatable issue. Critically examine the statement from the ethical point of view. Broad micro-theme, AI in governance, friend or foe? ये एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर की डायरेक्टिव है क्रिटिकली एग्जामिन। इसका मतलब है हम एक साइड नहीं ले सकते। इंट्रोडक्शन में ये स्टेट करना जरूरी है कि AI गवर्नेंस में एफिशिएंसी बढ़ाने का इमेंस पोटेंशियल रखता है, लेकिन साथ ही ये सिग्निफिकेंट एथिकल चैलेंजेस भी प्रेजेंट करता है जिन्हें केयरफुली नेविगेट करना जरूरी है। हमारे आंसर को AI के फ्रेंड और फो दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करना होगा। ओके, तो एक बैलेंस स्ट्रक्चर की है। फ्रेंड पार्ट से शुरू करते हैं। गवर्नेंस में AI यूज करने के एथिकल मेरिट्स क्या हैं? कई हैं। पहला, ऑब्जेक्टिविटी एंड रैशनैलिटी। AI इन थ्योरी ह्यूमन बायसेस और इमोशंस को मिनिमाइज कर सकता है। दूसरा, एफिशिएंसी एंड स्पीड। AI पावर्ड चैटबॉट्स गवर्नमेंट पोर्टल्स पर जैसे उमंग सिटीजन्स को इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज देते हैं। तीसरा, कंसिस्टेंसी। AI हर केस में सेम रूल अप्लाई करेगा जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल से अलाइन करता है। एक अच्छा एग्जाम्पल है यूपी प्रिजन्स में यूज होने वाला AI इनेबल प्लेटफॉर्म जाविस, जो इनमेट्स को कंसिस्टेंटली मॉनिटर करता है। आपको हमेशा हर पॉइंट के साथ एक स्पेसिफिक करंट एग्जाम्पल इंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आंसर कॉन्क्रीट बनता है। तो उमंग और जारवे जैसे स्पेसिफिक एग्जांपल्स यूज करना स्कोर करने के लिए क्रूशियल है। और कोई मेरिट्स है? हाँ, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन भी है, क्योंकि AI स्कीम्स के बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने में मैनुअल एरर्स को कम कर सकता है। और फाइनली, प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटीज। AI ट्रेंड्स फोरकास्ट कर सकता है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक गेम चेंजर है। जैसे IMD का मिशन मौसम AI यूज करने का प्लान कर रहा है टू इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग। ये काफी इंप्रेसिव लगता है। अब फो पार्ट पर आते हैं। सबसे बड़े एथिकल कंसर्न्स क्या हैं? यहाँ से चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। सबसे बड़ा कंसर्न है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिसे अक्सर ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। अगर एक AI सिस्टम गलती से एक फैमिली के वेलफेयर बेनिफिट्स डिनाई कर देता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोग्रामर, एडमिनिस्ट्रेटर या AI खुद?
हमें अक्सर ये भी नहीं पता होता कि एआई उस डिसीजन तक कैसे पहुंचा। ये ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकती हैं। आंसर में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि हम इनपुट डेटा और आउटपुट डिसीजन तो देख सकते हैं, लेकिन बीच का प्रोसेस एक पूरी मिस्ट्री है, इवन फॉर इट्स क्रिएटर्स। और अगर आप एक डिसीजन के पीछे का क्यों नहीं समझ सकते, तो आप अकाउंटेबिलिटी असाइन नहीं कर सकते। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दैट्स अ ह्यूज इशू। दूसरा बड़ा एथिकल कंसर्न क्या है? दूसरा है एम्बेडेड बायसेस। एक एआई उतना ही अच्छा होता है जितना उसका ट्रेनिंग डेटा। अगर हिस्टोरिकल डेटा में सर्टेन कम्युनिटीज के अगेंस्ट सोसाइटल बायसेस रिफ्लेक्ट होते हैं, तो एआई उन बायसेस को सीख लेगा और शायद एम्पलीफाई भी कर देगा। इसका एक फेमस एग्जांपल है यूएस में यूज होने वाला कॉम्पिस एल्गोरिथम, जो रेसिडिविज्म प्रिडिक्ट करने के लिए था और वो ब्लैक डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट बायस्ड पाया गया। दैट्स अ शार्प पॉइंट। तो आंसर में मैं इस न्यूआंस को कैसे फ्रेज करूं कि एआई बायस नहीं है, डेटा बायस्ड है? मैं ये कैसे दिखाऊं कि मुझे ये डिस्टिंक्शन पता है? आपको इसे क्लियरली स्टेट करना चाहिए। The ethical risk is not that AI is inherently biased, but that it can perpetuate and amplify historical biases present in its training data, thereby codifying discrimination at a systemic level. इससे एक हाई लेवल की nuanced understanding दिखती है। तीसरा मेजर फो एस्पेक्ट है the absence of human sensitivity. एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पैथी और कंपैशन की जरूरत होती है। बिल्कुल। एक AI एक PDS एप्लीकेशन इसलिए डिनाई कर सकता है क्योंकि एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, लेकिन वो पॉवर्टी और डेस्परेशन का ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ सकता। इट लैक्स अ हार्ट। ओके, तो हमारे पास मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों हैं। इस क्रिटिकली एग्जामिन आंसर को हम एक बैलेंस तरीके से कंक्लूड कैसे करें? कंक्लूजन को एक सिंथेसिस प्रोवाइड करना चाहिए। आपको आर्ग्यू करना चाहिए कि एआई को ह्यूमन जजमेंट का एक एड मानना चाहिए, सब्स्टिट्यूट नहीं। द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज अ हाइब्रिड मॉडल, जहां एआई डेटा ड्रिवन इनसाइट्स दे, लेकिन फाइनल एथिकली लोडेड डिसीजन एक ह्यूमन सिविल सर्वेंट ले। आप एक पावरफुल लाइन से एंड कर सकते हैं, जैसे इन अ डेमोक्रेसी रैशनैलिटी मस्ट वॉक हैंड इन हैंड विद एम्पैथी। इन शॉर्ट, एआई एफिशिएंसी के लिए एक पावरफुल टूल है, लेकिन ह्यूमन ओवरसाइट के बिना ये बायस्ड, अनअकाउंटेबल और हार्टलेस हो सकता है। Precisely. Now pause and practice saying this key line. AI in governance should be treated as an aid to enhance human judgment, not as a substitute for it. All right, let's move to our fourth question. From Ethics Theory 2016, 10 marks. Question: What do you understand by the terms governance, good governance, and ethical governance? Broad micro theme: the evolution of governance from control to conscience. ये क्वेश्चन एक प्रोग्रेशन को समझने के बारे में है। ये 3 अलग अलग डेफिनेशंस नहीं है, बल्कि एक स्पेक्ट्रम पर 3 स्टेजेस हैं। इंट्रोडक्शन में ये स्टेट करना चाहिए कि ये टर्म्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंट्रोल के बेसिक मैकेनिक्स से एक वैल्यू बेस्ड सर्विस के हायर आइडियल की तरफ बढ़ रहा है। चलिए बेस लेवल से शुरू करते हैं। गवर्नेंस, इसे हम सिंपल और क्लियर शब्दों में कैसे डिफाइन करें? सिंपलेस्ट टर्म्स में गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग। ये डिसीजन मेकिंग और पावर एक्सरसाइज करने का प्रोसेस है। सिंपल भाषा में शासन, इसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर्स जैसे गवर्नमेंट और जुडिशरी और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स जैसे एनजीओज और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स दोनों आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पार्लियामेंट एक फॉर्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जबकि सेवा जैसी ऑर्गेनाइजेशन एक इनफॉर्मल वन है। ओके, ये होगी बेसिक मशीनरी। गुड गवर्नेंस इस पर कैसे बिल्ड करता है? की डिफरेंस क्या है? गुड गवर्नेंस इसमें एक क्वालिटी और प्रिंसिपल्स की लेयर ऐड करता है। ये उस मशीनरी को लोगों के लिए बेहतर बनाने के बारे में है। ये है सुशासन। की प्रिंसिपल्स जो आपको जरूर मेंशन करने हैं वो है ट्रांसपेरेंसी, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है आरटीआई एक्ट 2005। राइट। अकाउंटेबिलिटी, जिसे सीवीसी जैसे इंस्टीट्यूशंस अपहोल्ड करते हैं, और सिटीजन पार्टिसिपेशन, जो हम ग्राम सभास में देखते हैं। तो एक लाइन में गवर्नेंस प्रोसेस ऑफ रूलिंग है, जबकि गुड गवर्नेंस उस प्रोसेस को एफिशिएंट, अकाउंटेबल और सिटीजन सेंट्रिक बनाने के बारे में है। दैट वन लाइन डिफरेंस इज सुपर हेल्पफुल। तो अगर गुड गवर्नेंस डूइंग थिंग्स राइट है, तो एथिकल गवर्नेंस क्या है? ये एक स्टेप आगे कैसे? आपने अभी अभी इसे याद रखने का परफेक्ट तरीका दे दिया। गुड गवर्नेंस है डूइंग थिंग्स राइट, एफिशिएंटली, बाय द बुक। एथिकल गवर्नेंस है डूइंग द राइट थिंग्स, एक्टिंग विद जस्टिस, फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। ये एक्सप्लिसिटली मॉरल प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करता है। ये है गवर्नेंस विद अ कॉन्शियंस। ये सिर्फ ये नहीं पूछता इज दिस एफिशिएंट, बल्कि ये पूछता है इज दिस जस्ट। दैट्स अ फैंटास्टिक डिस्टिंक्शन। तो आंसर के लिए हम एथिकल गवर्नेंस इन एक्शन के कैसे एग्जांपल्स दे सकते हैं? एथिकल गवर्नेंस के लिए आपको ऐसे एग्जांपल्स देने चाहिए जो कोर वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करें। इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के लिए आप जस्टिस के चंद्रू जैसे फिगर्स को मेंशन कर सकते हैं, जिनका कैरेक्टर अनइम्पीचेबल था। इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस के लिए आप सिविल सर्विसेज में नॉन पार्टिसनशिप के प्रिंसिपल के बारे में बात कर सकते हैं। और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए आप एनएचआरसी के रोल को मेंशन कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि नैतिक शासन कैसा दिखता है। ये एक लीनियर प्रोग्रेशन जैसा लगता है। एक क्विक क्रॉस क्वेश्चन, रियलिटी में हमेशा ऐसा ही होता है क्या? एक सिस्टम में एथिकल गवर्नेंस के एलिमेंट्स हो सकते हैं बिना सभी एस्पेक्ट्स में परफेक्टली गुड हुए? ये एक बहुत इंसाइटफुल क्वेश्चन है डीपर एनालिसिस के लिए।
रियलिटी में आपको एक इंडिविजुअल ऑफिसर मिल सकता है जो इमेंस एथिकल इंटेग्रिटी दिखाता हो, एक ऐसे सिस्टम में जो इनएफिशिएंट है, जिसमें गुड गवर्नेंस की कमी है। लेकिन एक सिस्टम के लिए एज अ होल एथिकली गवर्न माने जाने के लिए उसमें गुड गवर्नेंस की फाउंडेशन होनी जरूरी है। अच्छा, आप एक जस्ट सिस्टम नहीं रख सकते जो पूरी तरह से टूटा हुआ हो। तो कंक्लूजन के लिए आपको स्टेट करना चाहिए कि एथिकल गवर्नेंस ही अल्टीमेट गोल है, क्योंकि यही सिटीजन्स और स्टेट के बीच लास्टिंग ट्रस्ट बनाता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट से बिल्कुल अलाइंड है। इन शॉर्ट, गवर्नेंस इज द हाउ, गुड गवर्नेंस इज द हाउ वेल, और एथिकल गवर्नेंस इज द हाउ वेल एंड हाउ मॉरली। सिंपल ना? That's the perfect summary. Now, take a moment, pause, and practice defining all three terms in your own words. Governance is the process. Good governance adds principles like transparency. Ethical governance adds a moral compass of justice and fairness. Moving to our fifth question from Ethics, Theory 2014, 10 marks. Question: what does accountability mean in the context of public service? What measures can be adopted to ensure individual and collective accountability of public servants? Broad micro-theme: accountability, the cornerstone of public trust. Right. Accountability का सीधा सा मतलब है जवाबदेही. Introduction को इसे define करना चाहिए as the obligation of public officials to answer for their actions to the public they serve. लेकिन एक हाई स्कोरिंग आंसर के लिए आपको इसे इसके 3 की डायमेंशंस में ब्रेक डाउन करना होगा। Okay, let's break down those 3 dimensions. पहला क्या है? पहला डायमेंशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ये वो ड्यूटी है जो एक एक्शन लेने से पहले एग्जिस्ट करती है। इट्स द असाइंड ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार रखे बिफोर अ डिजास्टर स्ट्राइक्स। ये अपनी ड्यूटीज को ओन करने के बारे में है। और दूसरा डायमेंशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से काफी सिमिलर लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबिलिटी में एक की डिफरेंस क्या है? ये सबसे कॉमन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है और इसे क्लैरिफाई करना रियल अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ड्यूटी है बिफोर यू एक्ट, ये फॉरवर्ड लुकिंग है। आंसरेबिलिटी, जवाबदेही, एक्शन के बाद आती है। ये अपने एक्शंस को एक्सप्लेन या जस्टिफाई करने की ड्यूटी है। इट्स बैकवर्ड लुकिंग। अच्छा, और ऑफिशियल्स को आंसरेबल बनाना कि उन्होंने पब्लिक मनी कैसे खर्च किया, जैसा 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम रिपोर्ट में देखा गया। एक टास्क है, दूसरा उस टास्क का रिपोर्ट कार्ड। दैट क्लियर्स इट अप परफेक्टली। तीसरा डायमेंशन क्या है? तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। अकाउंटेबिलिटी के एग्जिस्ट करने के लिए प्रोसेस ओपन होना जरूरी है। आप किसी को उस चीज के लिए अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते जो बंद दरवाजों के पीछे हो रही हो। इंडिया में इसका सबसे बड़ा टूल है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो अकाउंटेबिलिटी को इन 3 डायमेंशंस के थ्रू डिफाइन करने के बाद हम दूसरे पार्ट पर आते हैं, मेजर्स टू एंश्योर इट। कौन से की मेजर्स हैं जो हमें मेंशन करने चाहिए? इस पार्ट के लिए आपको कॉन्क्रीट मेजर्स लिस्ट करने चाहिए। पहला, स्ट्रेंथनिंग लीगल फ्रेमवर्क्स, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो करप्ट प्रैक्टिसेस को क्रिमिनलाइज करता है। हमेशा एक्ट और उसका पर्पस एक लाइन में मेंशन करें। दूसरा, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, हमें उन लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा जो गलत काम को एक्सपोज करते हैं, और इसके लिए हमारे पास विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, एनहांसिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन थ्रू टूल्स लाइक सोशल ऑडिट्स और माईगव जैसे प्लेटफॉर्म्स। क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछता है। हम कलेक्टिव पार्ट को अपने आंसर में अलग से कैसे एड्रेस करें? एन एक्सीलेंट कैच। इससे पता चलता है कि आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए आपको इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स के बारे में बात करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट का पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ठहराना, राइट। या सीएजी का पूरे डिपार्टमेंट्स को ऑडिट करना, सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं। इससे दिखता है कि आप अकाउंटेबिलिटी को माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल्स पर समझते हैं। कंक्लूजन में फिर ये स्टेट करना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी गुड गवर्नेंस की नींव है और इसके लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और एक कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चाहिए। इन शॉर्ट, अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल होना बिफोर एक्टिंग, आंसरेबल होना आफ्टर एक्टिंग और ट्रांसपेरेंट रहना थ्रू आउट। और इसे इंश्योर करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग लॉज, प्रोटेक्टेड विसल ब्लोअर्स और एक्टिव सिटीजन्स दोनों की जरूरत है। You've got it. Now time for practice. Pause and explain the 3 dimensions of accountability with one example each: responsibility, answerability, and transparency. Go for it. And now for our final question, also from 2014, 10 marks. Question: there is a heavy ethical responsibility on the public servants. What steps have you taken to improve your ethical competence to handle such responsibility? Broad micro-theme: building your ethical compass, a guide for aspiring public servants. ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। ये पर्सनल है। ये आपसे पूछ रहे हैं आपने क्या कदम उठाए हैं। तो आंसर फर्स्ट पर्सन में होना बस जरूरी है। ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट है। आपके इंट्रोडक्शन को इस पर्सनल नेचर को एक्नॉलेज करना चाहिए और स्टेट करना चाहिए कि एथिकल कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करना एक कंटिन्यूअस जर्नी है जिस पर आप एक्टिवली चल रहे हैं। तो मैं इस पर्सनल आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करूं ताकि वो सिंसियर और वेल प्रिपेयर्ड लगे, ना कि एरोगेंट या फेक? एक अच्छा स्ट्रक्चर है अपने स्टेप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। पहला, अपनी नॉलेज और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बिल्ड करना। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की वैल्यूज को इंटरनलाइज करना। चलिए पहले पार्ट से शुरू करते हैं।
आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, फर्स्ट, आई हैव फोकस्ड ऑन बिल्डिंग माई एथिकल अवेयरनेस. I regularly review foundational documents like the Code of Conduct and the Nolan Principles of Public Life. ओके, ये हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज वाला पार्ट। मैं ये कैसे शो करूं कि मैंने प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने की कोशिश की है? आप केस स्टडीज यूज करने के बारे में बात कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, टू इम्प्रूव माई प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, आई एक्टिवली एनालाइज रियल वर्ल्ड एथिकल dilemmas. फॉर एग्जाम्पल, studying the Satyam scandal has helped me understand the critical importance of integrity. आप critical thinking develop करने का भी जिक्र कर सकते हैं. I practice applying different ethical frameworks like deontology and utilitarianism to evaluate the implications of complex policies like the Aadhaar project. I actively analyze या I practice applying जैसे action-oriented phrases use करने से ये genuine लगता है. दैट्स वेरी हेल्पफुल। अब आंसर के दूसरे पार्ट के लिए ये शो करना कि मैंने अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में सोचा है, उसे मैं पर्सनली कैसे फ्रेम कर सकता हूँ? यहाँ आप अपनी लर्निंग को अपने फ्यूचर रोल से कनेक्ट करते हैं. आप कह सकते हैं, I have studied key transparency mechanisms in our country. For instance, by following the evolution of the National Data Sharing and Accessibility Policy, NDSAP, I have learned how transparency can be operationalized and the challenges involved. आप सिर्फ एक पॉलिसी लिस्ट नहीं कर रहे, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने उससे क्या सीखा. ये पॉलिसी को आपके पर्सनल डेवलपमेंट से कनेक्ट करता है. कंक्लूजन फॉरवर्ड लुकिंग और सिंसियर होना चाहिए. आप कह सकते हैं, in conclusion, I believe that improving one's ethical competence is a lifelong journey. This commitment to continuous learning and reflection is essential for me to uphold the high standards of public service and contribute to strengthening India's democratic institutions. इससे maturity और एक long-term commitment दिखती है. बेसिकली एक एथिकल पब्लिक सर्वेंट बनना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसके लिए लाइफ लॉन्ग लर्नर, क्रिटिकल थिंकर और ट्रांसपेरेंसी का बिलीवर होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। Couldn't have said it better myself. Now for a final practice round. Pause and state 2 steps you have taken to improve your ethical competence using the I have format. Rehearse it now. Wow, what an incredible journey through the world of ethics in public service. तो ये थे हमारी आज की अप्लाइड एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल गवर्नेंस पर एक जबरदस्त चर्चा. चलिए एक बहुत क्विक रीकैप करते हैं कि हमने क्या-क्या कवर किया. फर्स्ट, हमने सोशल मीडिया के एथिकल डिलेमास को अनपैक किया, फोकसिंग ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रीडम एंड हार्म एंड प्राइवेसी एंड प्रॉफिट. सेकंड, हमने नेशनल सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच के एथिकल टाइट रोप को नेविगेट किया. थर्ड, हमने एआई इन गवर्नेंस को क्रिटिकली एग्जामिन किया, ये कंक्लूड करते हुए कि उसे ह्यूमन एम्पैथी का एड होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट नहीं. राइट। फोर्थ, हमने बेसिक गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस और फिर एथिकल गवर्नेंस तक के इवोल्यूशन को ट्रेस किया. फिफ्थ, हमने अकाउंटेबिलिटी को उसके 3 डायमेंशंस के थ्रू डिफाइन किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी. और फाइनली हमने प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस किए जो एक एस्पिरेंट अपनी एथिकल कॉम्पिटेंस बिल्ड करने के लिए ले सकता है. और सभी लिसनर्स के लिए एक फाइनल थॉट है जिसके बारे में सोचा जा सकता है. जैसे जैसे एआई हमारी गवर्नेंस में और ज्यादा इंटीग्रेटेड होता जाएगा, क्या एथिकल गवर्नेंस की हमारी डेफिनेशन ही बदल जाएगी? क्या हम एक दिन एम्पैथी के लिए कोड लिख सकते हैं? क्या एक एल्गोरिथम कभी सच में जस्ट हो सकता है? इस पर थोड़ा सोचना जरूर. हम हर बार ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में डीप डाइव करते हैं. अगर डिस्कवरी की ये जर्नी आपको एक्साइट करती है और आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसे सीखना पसंद है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड जॉइन अस. इस सेशन को लाइक करें अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप नेक्स्ट क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे. हम आपसे मिलेंगे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ.